हेलो साथियों, मैं पंकज वैष्णव आप सभी का स्वागत करता हूं। आज की क्लास में हम समझ रहे हैं 10th क्लास के सामाजिक विज्ञान सब्जेक्ट को। चैप्टर चल रहा है अपना चैप्टर नंबर 21, जिसका नाम है जल संसाधन। इस जल संसाधन नामक चैप्टर के 2 भाग हम ऑलरेडी देख चुके हैं। आज की क्लास में हम तीसरा भाग देखने वाले हैं। तो शुरू करते हैं आज की क्लास को। अभी तक हमने प्रमुख रूप से भारत की कुछ प्रमुख बहुउद्देशीय परियोजनाएं, यानी कि आसान भाषा में कहे तो भारत के बांधों को पढ़ा है, जैसे कि भाखड़ा नांगल परियोजना, जैसे कि दामोदर घाटी परियोजना, जैसे कि नागार्जुन सागर परियोजना, कोसी परियोजना, इनके बारे में हमने पढ़ा है। आज की क्लास में हम प्रमुख रूप से राजस्थान की कुछ इंपॉर्टेंट बहुउद्देशीय परियोजनाओं के बारे में देखने वाले हैं। पहली परियोजना है राजस्थान की चंबल घाटी परियोजना। ये राजस्थान की सबसे महत्वपूर्ण नदी घाटी परियोजना है। नदी घाटी परियोजना मतलब आप बांध समझिए। तो ये राजस्थान की सबसे महत्वपूर्ण नदी घाटी परियोजना है। ये राजस्थान और मध्य प्रदेश की महत्वपूर्ण योजना है। कौन से 2 राज्यों की है? राजस्थान और मध्य प्रदेश की ये महत्वपूर्ण योजना है। इस चंबल घाटी परियोजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? किस उद्देश्य से ये बनाई गई? एक तो बाढ़ नियंत्रण करना है, एक सिंचाई सुविधा का विकास करना है। ये आम बातें हैं, बाढ़ नियंत्रण करना, सिंचाई सुविधा का विकास करना, जल विद्युत का उत्पादन करना, इसके ये प्रमुख उद्देश्य है चंबल घाटी परियोजना के। चंबल घाटी परियोजना किस नदी पर बनी है? चंबल नदी पर। तो चंबल नदी से रिलेटेड कुछ बातें देख लेते हैं। ये यमुना की सहायक नदी है, ये बात इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। चंबल किसकी सहायक नदी है? यमुना की। मतलब चंबल किस नदी में जाके मिलती है? यमुना नदी में मिलती है। और यमुना किस नदी में जाके मिलेगी? गंगा नदी में। हम सबको ये बात पता है। ये हिमालय से भी प्राचीन है। ये जो चंबल नदी है वो हिमालय से भी पुरानी नदी है। ये कहां से निकलती है? ये मध्य प्रदेश के विंध्याचल पर्वत के जनापाव पहाड़ से। ये बात इंपॉर्टेंट है। चंबल नदी राजस्थान से नहीं पैदा होती है, ये मध्य प्रदेश से पैदा होती है। मध्य प्रदेश में कौन सा पर्वत है? विंध्याचल पर्वत। अच्छा, विंध्याचल पर्वत तो बड़ी एक श्रृंखला है, उसमें कौन सा पहाड़ है? जनापाव पहाड़ है, वहां से ये निकलती है। जिला बोला जाए तो मऊ जिला, मध्य प्रदेश का म और मऊ का म, तो मध्य प्रदेश के मऊ जिले से ये निकलती है। ये राजस्थान में किस जगह से एंटर होती है? भाई मध्य प्रदेश से ये पैदा होगी, मध्य प्रदेश से ये पैदा होगी और राजस्थान में ये एंट्री करेगी। तो कहां से एंट्री करेगी? ये चौरासीगढ़ के पास चित्तौड़गढ़ जिले से प्रवेश करती है। ये चित्तौड़गढ़ जिला है, वहां से प्रवेश करती है, चित्तौड़गढ़ जिला का चौरासीगढ़, और यहां प्रपात बनाती है। प्रपात का मतलब क्या होता है? आम भाषा में बोला जाए तो झरना। झरना मतलब ऊपर से पानी गिर रहा है। तो इस क्षेत्र में यहां चित्तौड़गढ़ के पास ये प्रपात बनाती है, झरना बनाती है, एक फेमस झरना बनाती है जिसका नाम है चूलिया प्रपात। तो चित्तौड़गढ़ का चौरासीगढ़, चौरासीगढ़ में है चूलिया प्रपात। किस नदी पर है ये? चंबल नदी पे। सारे च से है। ये राजस्थान के कौन कौन से जिलों में बहती है? प्रमुख रूप से चित्तौड़गढ़, बूंदी, कोटा, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर जिलों में ये बहती है। कुछ एक नाम आप इसके याद कर लो। और प्रमुख रूप से ये दक्षिण पूर्वी क्षेत्रों में बहती है राजस्थान के। ये राजस्थान में गहरे गॉर्ज या रिफ्ट वैली में बहती है। गॉर्ज मतलब इस तरफ ऊंचाई में एक बड़ी चट्टान होगी, इस तरफ भी ऊंचाई में एक चट्टान होगी, और ये बीच में ये नदी बह रही है। राजस्थान में ये इस तरीके से बहती है, गहरे गॉर्ज, या फिर उसे रिफ्ट वैली भी बोला जाता है। इस नदी पर 4 बांध बनाए गए हैं। ये नदी मध्य प्रदेश से बहती है, फिर राजस्थान में आती है, फिर उत्तर प्रदेश में चली जाती है। तो मध्य प्रदेश और राजस्थान में 4 बांध बनाए गए हैं इस नदी पर। पहला है राणा प्रताप सागर बांध। राणा प्रताप सागर बांध, ये महाराणा प्रताप जी के नाम पर राणा प्रताप सागर बांध बनाया गया है। कहां पर है ये? चित्तौड़गढ़ में स्थित है। फिर है जवाड़ सागर बांध, फिर है कोटा बैराज जो कि कोटा में है, और ये प्रमुख रूप से सिंचाई के काम आता है। और चौथा बांध है गांधी सागर बांध, जो कि राजस्थान से पहले ही मध्य प्रदेश में बना दिया गया है, मध्य प्रदेश के नीमच में भानपुरा गांव के पास। तो इसके 4 बांध कौन कौन से हैं चंबल नदी पर बने हुए? ये सबसे पहले बना हुआ है, मध्य प्रदेश में ये बना दिया गया है, गांधी सागर बांध, नीमच जिले के पास में मध्य प्रदेश में। फिर आपका राणा प्रताप सागर बांध है राजस्थान में, चित्तौड़गढ़ में। फिर जवाहर सागर बांध और कोटा बैराज कोटा में है, और ये जो कोटा बैराज है वो प्रमुख रूप से सिंचाई के काम आता है। ये बात इंपॉर्टेंट है कि 4 बांध कौन से बने हुए हैं चंबल नदी पर। आगे बढ़ते हैं। इन 4 बांधों में से ये जो गांधी सागर मध्य प्रदेश वाला है, राणा प्रताप सागर चित्तौड़गढ़ वाला है, और ये जवाहर सागर जो कोटा वाला है, इन बांधों पर 230 मेगावाट जल विद्युत उत्पादन किया जा रहा है। मतलब प्रमुख रूप से इन 4 बांधों में से 3 बांधों में से इतना जल विद्युत पैदा किया जा रहा है। यह बात इंपॉर्टेंट है।
इसमें 5.6 लाख हेक्टेयर भूमि पर सिंचाई हो रही है, ये बात भी इंपॉर्टेंट है। क्षेत्र में बाढ़ नियंत्रण हो गया है, ये तो हम आसानी से बिना पढ़े भी बात कर सकते हैं कि बाढ़ नियंत्रण हो गया है। चंबल क्षेत्र में फैले दस्यु समाप्त हो गए हैं, ये दस्यु इस बांध की वजह से, इन बांधों की वजह से समाप्त हो गए हैं, ये बात भी इंपॉर्टेंट है। दूसरी परियोजना राजस्थान की इंपॉर्टेंट, इंदिरा गांधी परियोजना। इस इंदिरा गांधी परियोजना की वजह से प्रमुख रूप से ये नहर के माध्यम से परियोजना है और इसकी वजह से प्रमुख रूप से राजस्थान का जो ये पश्चिमी क्षेत्र है वहां पर बड़ी मात्रा में पानी उपलब्ध करवाया जा रहा है पीने के लिए, सिंचाई के लिए। इसलिए इस क्षेत्र में अब थोड़ी सी खुशहाली आने लगी है इस इंदिरा गांधी परियोजना की वजह से। ये राजस्थान का जो मरु प्रदेश है, मतलब मरुस्थल वाला क्षेत्र है, वो सूखा है, बारिश कम होती है, गर्म है, बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है और यहां पर रेत ज्यादा है, ये रेतीला भूभाग है। तो इस मरु प्रदेश में गंगानगर से लेकर, श्री गंगानगर से लेकर बाड़मेर के गडरा रोड तक ये नहर है। हालांकि ये ऊपर से आ रही है, पंजाब वाले क्षेत्र से आ रही है, अभी हम देखेंगे। ये टोटल 649 किलोमीटर लंबी नहर है। इसकी कुल लंबाई जो है वो 649, आप ऐसे याद कर लेना, 650 से 1 किलोमीटर कम लंबी है। मुख्य नहर, ये तो हो गई टोटल नहर की लंबाई, लेकिन अगर मुख्य नहर की बात करें, स्टार्ट में फीडर नहर है और बाद में मुख्य नहर है, तो मुख्य नहर की बात करें तो ये 445 किलोमीटर लंबी है। ये मसीता वाली हेड से लेकर बाड़मेर के गडरा रोड तक फैली हुई है मुख्य नहर। इस नहर का उद्गम, ये नहर आती कहां से, इसका मुख कहां पे है, कहां से ये शुरू होती है, ये पंजाब के हरिके बैराज नामक जगह से होती है। पंजाब में हरिके बैराज, ये बात वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इंदिरा गांधी नहर का उद्गम मतलब कहां से आ रही है, पंजाब के हरिके बैराज से आ रही है और इसी हरिके बैराज पर दो नदियों का मिलन होता है, सतलुज और ब्यास नदी का। हरिके बैराज पंजाब से टीबी तहसील हनुमानगढ़ के खरगांव मसीता वाला हेड तक 204 किलोमीटर लंबा फीडर है। मैंने अभी बताया था कि टोटल लंबाई कितनी है, 649, मुख्य नहर कितना है, 445। तो इसके अलावा बाकी वाली नहर कहां चली गई, इसको बोला जाता है फीडर नहर, जो कि 204 किलोमीटर लंबी फीडर नहर है। इसका सिंचित क्षेत्र, कौन कौन से क्षेत्रों में सिंचाई होती है इस नहर के माध्यम से, हनुमानगढ़, श्री गंगानगर, चूरू, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, मतलब ये राजस्थान का ये वाला एरिया, यहां पर इस नहर के माध्यम से बड़ी मात्रा में सिंचाई हो रही है। लगभग 16 लाख वर्ग हेक्टेयर में सिंचाई सुविधा विकसित हो गई है। एक बड़े क्षेत्र में इसके माध्यम से सिंचाई प्रोवाइड की जा रही है। ये बात इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। हनुमानगढ़, चूरू, जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, इन क्षेत्रों में 1100 से अधिक गांवों को पीने का पानी उपलब्ध हो रहा है। इतने गांवों को, 1000 से भी 100 ज्यादा गांवों को पीने का पानी उपलब्ध किया जा रहा है इस नहर के माध्यम से। राजस्थान के लिए ये एक तरीके का वरदान साबित हुई है ये नहर। 37 से लेकर 40 लाख टन खाद्यान्न उत्पादन हो रहा है। सूखा क्षेत्र, पानी की मात्रा कम, लेकिन इस नहर के माध्यम से पानी पहुंच रहा है, इसीलिए इतनी बड़ी मात्रा में यहां पर खाद्यान्न मतलब गेहूं, चावल आप मान सकते हो, पैदा हो रहा है। बाजरा, ज्वार, ये भी पैदा हो रहा है। इसके अलावा 1.5 लाख कपास की गांठों का भी उत्पादन हो रहा है। कपास मतलब रुई की फसल, तो रुई की फसल भी बड़ी मात्रा में पैदा की जा रही है। छोटे छोटे विद्युत ग्रहों से 13 मेगावाट विद्युत उत्पादन हो रहा है। इस नहर पर छोटे छोटे विद्युत ग्रह बने हैं, यानी कि बिजली पैदा करने के लिए कुछ ग्रह बने हुए हैं, वहां से करीब 13 मेगावाट विद्युत उत्पादन हो रहा है। ये बात भी इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। इस नहर योजना में 9 शाखाएं हैं। इस पूरी नहर जो योजना है, इंदिरा गांधी नहर परियोजना है, उसमें 9 शाखाएं हैं, 21 उप शाखाएं हैं और 8 लिफ्ट नहर और बहुत सारी वितरिकाओं का निर्माण किया गया है। इसमें बहुत सारे अलग अलग टाइप के कंस्ट्रक्शन किए गए हैं। ये लिफ्ट नहर क्या होती है? लिफ्ट नहर मतलब जो क्षेत्र इस नहर से ऊपर है उसमें पानी कैसे भेजेंगे भाई, पानी तो ऊपर से नीचे जाता है, नीचे से ऊपर कैसे जाएगा, इसके लिए कुछ लिफ्ट नहरों का निर्माण किया गया है। लगभग 10,000 किलोमीटर लंबाई में इसकी मुख्य नहर और वितरिकाएं फैली हुई है। अगर इसकी वितरिकाएं और बाकी सब चीजों की बात की जाए तो टोटल लंबाई आ जाएगी 10,000 किलोमीटर लंबी। इतनी ज्यादा लंबाई इस पूरी परियोजना की है। अब हम देख लेते हैं ये 8 लिफ्ट नहरें कौन कौन सी है, इनका नाम क्या क्या है। पहली लिफ्ट नहर है कंवर सेन लिफ्ट योजना, जो कि बीकानेर में है। ये लूणकरणसर जलोत्थान के नाम से भी जानी जाती है। दूसरी लिफ्ट नहर है गंदेली साहिबा लिफ्ट योजना, जो कि और किस नाम से जानी जाती है?
चौधरी कुंभाराम योजना, जो कि प्रमुख रूप से चूरू में है। इसके माध्यम से गंगानगर चूरू की 1.2 लाख हेक्टेयर भूमि सिंचित हो रही है। ये बात ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, हमें तो इन लिफ्ट नहरों के नाम थोड़े थोड़े पता होने चाहिए। तीसरी लिफ्ट नहर है गजनेर लिफ्ट योजना, इसे पन्नालाल बारूपाल योजना भी कहा जाता है। यह प्रमुख रूप से बीकानेर में है। चौथी है कोलायत लिफ्ट योजना, जिसे करणी सिंह लिफ्ट योजना भी बोला जाता है। यह प्रमुख रूप से बीकानेर में स्थित है। नेक्स्ट है पांचवी लिफ्ट योजना फलोदी लिफ्ट योजना, जिसे गुरु जंबेश्वर योजना के नाम से भी जाना जाता है। यह जोधपुर में है। छठी है पोखरण लिफ्ट योजना, जिसे जय नारायण व्यास योजना भी बोला जाता है। यह प्रमुख रूप से जैसलमेर में है। सातवीं है बांगरसर लिफ्ट योजना, जिसे वीर तेजा नहर भी बोला जाता है। और आठवीं है जोधपुर लिफ्ट योजना, जिसे राजीव गांधी लिफ्ट नहर के नाम से भी जाना जाता है। और इसके माध्यम से जोधपुर को पीने का पानी मिल रहा है। यह बात वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और सबसे पहली ये कवर सेन लिफ्ट योजना, ये भी बात वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यदि आप 8 लिफ्ट योजनाओं के नाम याद कर सको तो बहुत अच्छा, और नहीं याद करो तो इन दो को तो जरूर याद कर लेना। कवर सेन लिफ्ट योजना बीकानेर में है, और दूसरी है अपनी जोधपुर लिफ्ट योजना, जिसे राजीव गांधी लिफ्ट नहर भी बोला जाता है। नाम से ही समझ में आ रहा है कि ये जोधपुर में स्थित है, और इसके माध्यम से जोधपुर को पीने का पानी मिल रहा है। आगे बढ़ते हैं, इस योजना का मूल्यांकन करते हैं। मूल्यांकन मतलब देखते हैं कि क्या इससे फायदे हुए हैं। इस इंदिरा गांधी परियोजना के माध्यम से, इंदिरा गांधी नहर परियोजना के माध्यम से हमें क्या क्या फायदे हुए हैं। पहला फायदा है मरुस्थल के प्रसार में रोक लगी है। मरुस्थल का प्रसार मतलब, मरुस्थल आप जानते होंगे रेगिस्तान वाला हिस्सा, इसका प्रसार मतलब ये रेगिस्तान आगे बढ़ता जाता है, रेगिस्तान और बड़ा होता जाता है। इसके प्रसार में रोक लगी है इस नहर के माध्यम से, क्योंकि सिंचाई क्षेत्र में विकास हुआ है। भाई नहर के माध्यम से पानी आया है तो सिंचाई बड़ी मात्रा में होने लगी है, और सिंचाई ज्यादा होगी, फसलें ज्यादा लगेगी, तो आपके जो रेत के टीले हैं जो कि एक जगह से दूसरी जगह पर चले जाते हैं, वो स्थिर हो जाएंगे, एक ही जगह पर टिके रहेंगे। तो सिंचाई क्षेत्र में विकास के माध्यम से रेत के टीले स्थायी हुए हैं। वृक्षारोपण हुआ है पानी के माध्यम से। चारागाहों का विकास हुआ है। पेड़ लगाओगे, चारा लगाओगे तो उनकी जड़ें मिट्टी को पकड़ के रखेगी, और मिट्टी को पकड़ के रखेगी तो मिट्टी उड़ के नहीं जा पाएगी, अपना मरुस्थल का प्रसार नहीं हो पाएगा। दूसरा जो फायदा हुआ है वो है सिंचाई सुविधा से अन्न उत्पादन में बढ़ोतरी हुई है। पानी आया, पानी से किसान भाइयों ने सिंचाई की, अपने खेतों को पानी पिलाया, तो उसके माध्यम से अन्न उत्पादन, अनाज का उत्पादन बड़ी मात्रा में बढ़ा है। लगभग 40 लाख टन खाद्यान्न पैदा हो रहे हैं। गंगानगर, हनुमानगढ़ ये गेहूं उत्पादन में राज्य में महत्वपूर्ण स्थान बन गए हैं। ये जो उत्तरी क्षेत्र है, श्री गंगानगर है, हनुमानगढ़ है, इन क्षेत्रों में गेहूं उत्पादन बड़ी मात्रा में बढ़ गया है इस इंदिरा गांधी नहर के पानी के माध्यम से। तीसरा जो बड़ा फायदा हुआ है वो है पशुपालन में वृद्धि हुई है। लोग अब अच्छे से पशुओं को पाल सकते हैं, फिर उनसे प्रोडक्ट भी अच्छे से ले सकते हैं। यह क्षेत्र श्रेष्ठ गायों, ऊंटों, घोड़ों, भेड़ों, बकरियों के पालन पोषण का क्षेत्र रहा है। हमेशा से, पहले से ही यह क्षेत्र इन पालतू पशुओं का क्षेत्र रहा है। तो यहाँ पे जल सुविधा उपलब्ध हुई है इस इंदिरा गांधी नहर के माध्यम से। तो बीकानेर में राजस्थान का सर्वाधिक दुग्ध उत्पादन होने लगा है। बीकानेर जिले में, जो कि इस पानी के आने की वजह से जो पशुपालन है वो ज़्यादा विकसित हुआ है, और इसकी वजह से बीकानेर में बड़ी मात्रा में दुग्ध उत्पादन होने लगा है। राजस्थान में सर्वाधिक दुग्ध उत्पादन बीकानेर में होने लगा है। यहाँ उनकी सबसे बड़ी मंडी भी बन गई है, एक बड़ा बाजार बन गया है। राजस्थान का सर्वाधिक पशुधन कहाँ पाया जाता है? पश्चिमी राजस्थान में ही पाया जाता है। पूरे राजस्थान में बोला जाए कि सबसे ज़्यादा पशुधन ये गाय, भेड़, बकरियां, ऊंट सबसे ज्यादा कहां मिलते हैं? राजस्थान के पश्चिमी हिस्से में मिलने लगे। इसमें सबसे बड़ा योगदान किसका है? इंदिरा गांधी नहर का। इसके अलावा जनसंख्या घनत्व में भी वृद्धि हुई है। यहां पश्चिमी राजस्थान में जनसंख्या में कमी देखने को मिल रही थी। क्यों भाई? यहां पर पानी ही नहीं है तो कैसे सिंचाई करेंगे, कैसे पशुपालन करेंगे, कैसे अपने खुद के यूज के लिए करेंगे? तो लोग यहां से पलायन करने लगे थे, इस जगह को छोड़कर जाने लगे थे। लेकिन इंदिरा गांधी नहर आई, पानी आया, तो लोग अब यहां पर टिकने लगे हैं, जनसंख्या घनत्व में वृद्धि हुई है। तो सिंचाई सुविधा बढ़ी है, तो कृषि उपजों पर आधारित उद्योगों का भी विकास हुआ है। भाई सिंचाई बढ़ेगी तो कृषि का विकास होगा, कृषि का विकास होगा तो उन उद्योगों का, उन फैक्ट्रियों का भी विकास होगा जिनका कच्चा माल खेती से आता है। सघन कृषि होने लगी है, बहुत ज्यादा खेती आने लगी है। पशुपालन में भी वृद्धि होने लगी है।
पशुपालन भी बढ़ने लगा है, अभी हमने देखा। तो इन सब के वजह से लोग यहाँ टिकने लगे हैं, पलायन नहीं करने लगे हैं, इसीलिए जनसंख्या घनत्व में वृद्धि आई है। विशेषकर जो गंगानगर है, हनुमानगढ़ है, बीकानेर है, जैसलमेर में यहाँ पर जनसंख्या घनत्व में वृद्धि हुई है। प्रमुख रूप से ये वाले क्षेत्र में जनसंख्या घनत्व में वृद्धि हमें देखने को मिलती है। इसके अलावा अकाल पर भी रोक लगी है। अकाल क्या होता है? पानी नहीं है, खाने को पीने को कुछ भी नहीं है, तो अकाल पर रोक लगी है, ये जाहिर सी बात है। मरुस्थल में वर्षा होती ही नहीं थी। मरुस्थल है, रेगिस्तान है, सूखा एरिया है, वहां बारिश बिल्कुल भी नहीं होती थी। भागीरथी के समान इंदिरा गांधी नहर मरुस्थल में सदा नीरा गंगा हो गई है। जैसे भागीरथ जी गंगा को लेके आए थे, इसी प्रकार इंदिरा गांधी नहर भी आई है, और ये इंदिरा गांधी नहर साल भर बहती है। तो इस क्षेत्र में प्रमुख रूप से राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्र में एक तरीके से अकाल पर रोक लगी है। अकालों की छाया लगभग समाप्ति हो गई है, अकाल पड़ता ही नहीं है। अकाल मतलब पानी नहीं, अब पानी तो आ गया है, तो अब पानी आ गया है तो सब कुछ खुशहाल रहेगा। प्रचुर जल की उपलब्धता हो गई है, तो धरती अब अन्न का कटोरा बनने लगी है। भाई पानी बड़ी मात्रा में उपलब्ध होने लगा है, तो धरती भी अब बड़ी मात्रा में अन्न देने लगी है, फसलें उत्पादन होने लगी है, तो धरती अब क्या हो गई है? अन्न का कटोरा बन गई है। इसके अलावा हजारों गांवों को पीने का पानी मिल रहा है इस नहर के माध्यम से। जोधपुर, बीकानेर, चूरू, जैसलमेर, हनुमानगढ़ सहित कई शहरों को स्वच्छ जल मिल रहा है इस इंदिरा गांधी नहर के माध्यम से। इंदिरा गांधी नहर राष्ट्रीय सुरक्षा में अहम भूमिका भी अदा कर रही है। इस इंदिरा गांधी नहर की वजह से इस क्षेत्र में बड़ी मात्रा में बदलाव आया है। तो एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि राष्ट्रीय सुरक्षा में भी इंदिरा गांधी नहर का बड़ा योगदान है। आगे देखते हैं हम कुछ पाठगत प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 11, 10 क्वेश्चन हम देख चुके हैं। 11वां क्वेश्चन है, राजस्थान में चंबल नदी घाटी परियोजना में कितने बांध बने हैं, नाम लिखिए। हमने देखा आज की क्लास में शुरुआत में चंबल घाटी परियोजना, तो चंबल घाटी परियोजना में पूछा जा रहा है कि कितने बांध बने हैं और उन बांधों के नाम लिखिए। हमने देखा था 4 बांध बने हैं, एक मध्य प्रदेश में है, 3 राजस्थान में है। कौन कौन से हैं 4 बांध? एक है गांधी सागर मध्य प्रदेश में, राणा प्रताप सागर ये चित्तौड़गढ़ में, जवाहर सागर और कोटा बैराज ये राजस्थान के कोटा में स्थित है। तो ये 4 बांध, इनके नाम हमें पता होने चाहिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, राजस्थान की मरुगंगा कौन सी नहर है? राजस्थान की मरुगंगा कौन सी नहर है? भाई एक तो देखा हमने चंबल घाटी परियोजना और एक देखा इंदिरा गांधी नहर। तो राजस्थान के संदर्भ में हमने एक ही नहर देखी है, और उसी की वजह से राजस्थान का पश्चिमी क्षेत्र बहुत खुशहाल हो रहा है धीरे धीरे, तो उसे ही कहा जाता है राजस्थान की मरुगंगा। तो राजस्थान की मरुगंगा कौन सी नहर है? इंदिरा गांधी नहर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, इंदिरा गांधी परियोजना से वर्तमान में कितनी भूमि सिंचित हो रही है? मैंने बताया था कि किसी भी परियोजना से कितनी भूमि सिंचित हो रही है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इंदिरा गांधी परियोजना से भी हमें याद रखना है कि 16 लाख वर्ग हेक्टेयर इतनी बड़ी भूमि में इस नहर के माध्यम से सिंचाई हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, इंदिरा गांधी परियोजना में जोधपुर को पीने का जल उपलब्ध करवाने वाली योजना कौन सी है? हमने देखा था 8 लिफ्ट नहर। 8 लिफ्ट नहर में मैंने बताया था 2 इंपॉर्टेंट लिफ्ट नहर, एक तो कंवरसेन लिफ्ट और एक है जोधपुर लिफ्ट, जिसे बोला जाता है राजीव गांधी लिफ्ट परियोजना। तो हमें नाम लिखना है उसी योजना का जो कि जोधपुर को पीने का पानी उपलब्ध करवा रही है, राजीव गांधी लिफ्ट नहर, इसे जोधपुर लिफ्ट नहर भी बोला जाता है। तो इसी के साथ हमने पाठगत प्रश्न भी देख लिए हैं। आज की क्लास को हम यहीं पे थामते हैं। आपको करना क्या है, आज जो भी चीजें पढ़ी है वो आज ही रिवाइज कर डालो, ताकि लंबे समय तक अपने दिमाग में रह सके। आशा है कि आज की क्लास आपको समझ में आई होगी। आज की क्लास से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।